हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। वीडियो शूट करने से पहले जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे माइंड में दो विचार आए। पहला ये था कि मैं पिछले 10 सालों से कोटा में नीट एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और जब मैंने अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस किया तो ये पाया कि सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है नीट 2024 सेशन का। लास्ट ईयर बीवाइज क्लासेस से 11 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, वही 34 स्टूडेंट्स का स्कोर था 175 या 176, और 170 प्लस स्कोर करने वाले टोटल स्टूडेंट्स थे 103। इन स्टूडेंट्स को हमने 1-1 लाख रुपए के कैश प्राइज, कंप्यूटर, स्टडी टैबलेट या स्पीकर और ढेर सारे प्राइज गिफ्ट किए थे, जो आपने विक्ट्री सेलिब्रेशन वाली वीडियोस में भी देखा है। सबसे अच्छी बात इस सेशन की ये थी कि जिस भी बच्चे ने बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री पढ़ा था, सभी का केमिस्ट्री का स्कोर 140 प्लस था। ये हुआ पहला विचार। अब बात करते हैं मेरे दूसरे विचार की। दूसरा विचार ये आया कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत किस महीने में करता हूं। अगर आप देखेंगे, हम धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे आपका सेशन एंड होने वाला है, आपके एग्जाम से पहले लास्ट महीने में हम दिन रात एक करते हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चे को हर वो क्वेश्चन कराया जाए जो नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर वो मिस्टेक या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए जो उसके एग्जाम में काम आ सकता है। जब इस विचार पे मैंने थोड़ा फोकस किया तो इसमें मैंने पाया कि पिछले 10 सालों में अभी तक मैंने सबसे ज्यादा मेहनत लास्ट महीने में जो की है वो है नीट 2025 का सेशन, और ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट एग्जाम से 1 महीना पहले मैं आपके लिए 3 सीरीज लेके आया हूं। एक तो आपके CRMTS के 10 मेजर टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन। दूसरा फिर मैंने आपके लिए स्टार्ट की N3C सीरीज, जिसमें मैं बीवाइज क्लासेस के जो ओल्ड चैनल है उस पे आपके लिए केमिस्ट्री के डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं, और 1 मंथ का चैलेंज मैंने इसमें लिया है, जिसमें मैं आपके लिए 90 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, जहां से आपको नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लेटेस्ट जो आपके लिए चल रहा है वो है आपकी जीत सीरीज, जिसमें मैं आपको जेईई मेंस 2025 के ओनली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें आप जहां से आपको नीट 2025 में या तो एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 3 सीरीज एक साथ चला दी है। अब हर एनसीईआरटी का वो पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इन सीरीज में कवर हो चुका है। हर लेवल का क्वेश्चन, चाहे इजी है, मीडियम है, एवरेज है, टफ है, कैलकुलेशन वाला है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायग्राम, ग्राफ, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन इन 3 सीरीज में कवर हो चुके हैं। यानी जो बच्चा इन सीरीज को फॉलो कर रहा है वो आराम से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आएगा। तो ये मेरे माइंड में आज विचार आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कौन बच्चा ऐसा है जो इन तीनों सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, और आपको इनसे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन भी आपके लिए है। हालांकि इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं बल्कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए है जो नीट 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए इंफॉर्मेशन ये है, रिसेंटली मैंने बीवाइज क्लासेस ऐप पे नीट 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का चैंपियन बैच लॉन्च किया है, जिसमें बच्चों को कोटा क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, और हम केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। क्लास में ही एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में कवर कराए जाएंगे। क्लास में ही हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने की बेस्ट टेक्निक बताऊंगा, साथ में नीट एग्जाम अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको सिखाई जाएगी। तो आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करके कोर्सेज में जाएं, चैंपियन बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई ना करना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे आपको मेरी तरफ से इस वीक में 4000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं।
और जो स्टूडेंट्स नीट 2026 के लिए कोटा आकर के मेरे ऑफलाइन क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं हमारा बैच स्टार्ट होगा मई के लास्ट वीक में, लेकिन अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो बच्चे 5th मई से पहले ज्वाइन करेंगे उनको अलग डिस्काउंट दिया जाएगा, फी में स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए भी आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर ऑफिस विजिट करके भी आप बात कर सकते हैं। अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है जो क्लास 11th से नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे राइजर बैच लॉन्च हो चुका है। राइजर बैच के लिए प्रोमो कोड है राइजर। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आप इस इंफॉर्मेशन को अब बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं जीत सीरीज का। आज हम 5th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं जीत सीरीज में हम सारे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जेईई मेन के इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराता हूं, आपको आपकी मिस्टेक के बारे में बताता हूं, ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जो एनसीईआरटी से नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है भाई आपको जीत सीरीज फॉलो करने से एक्स्ट्रा एज मिल रहा होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे लेवल की हो रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आ रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई और फीडबैक है या कोई और सजेशन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, आप जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन होगा, उतनी ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके एग्जाम के लिए लेके आऊंगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। आज का हम जीत सीरीज 5 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, और यहां पे रिएक्शन कराई गई है सोडियम इथोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो यहां पे क्या होगा भाई, इस रिएक्शन में सोचो क्या होने वाला है। जल्दी हम जानते हैं डायरेक्ट अगर हम किसी अराइल हैलाइड की रिएक्शन एनएसआर किसी अराइल हैलाइड की एनएसआर रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो जल्दी वो ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो अराइल हैलाइड होते हैं उसमें क्या होगा, हैलोजन एटम का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये एनएसआर रिएक्शन नहीं देगा। फिर दूसरा, यहाँ पे जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन sp2 होता है, और ये कार्बन sp2 और हैलोजन जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे इनमें डेल्टा En कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, तो बॉन्ड पोलरिटी कम होगी, जिससे इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रहेगी, और जो न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा उसमें भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है, तो ये आपस में जब रिपेल करेंगे इससे भी एनएसआर की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, थियोरेटिकल पैटर्न में आ सकता है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। देखो आप जानते हो जल्दी जो आपके अराइल हैलाइड है एनएसआर नहीं देते, ये ड्रास्टिक कंडीशन में देते हैं। या हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे NO2। अब NO2 लगाने से क्या होगा, जैसे आपने NO2 बेंजीन रिंग पे लगाया तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग पे कम रहेगी तो जो न्यूक्लियोफाइल है जो आ रहा था, जिसपे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपल्सन हो रहा था, वो कम हो जाएगा। अब इसको अटैक करने में इजी रहेगा। दूसरा, इसके अलावा जो आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड पोलरिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये फिर इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये एराइल हैलाइड की एनएसआर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक, लेकिन बढ़ाएंगे कहां पे, जैसे NO2 ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे कम करेगा बेंजीन रिंग की, ये इसका -M इफेक्ट कहां पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हैलोजन लगा होगा वो क्या होगा, उसकी बॉन्ड पोलरिटी बढ़ जाएगी, वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा। तो अब जो हमारा रिएक्टेंट दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसमें देखो NO2 का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी पोजीशन पे आता है, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पोजीशन पे आता है। तो मेटा पोजीशन वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब आप यहाँ पे एनएसआर रिएक्शन कराएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और इस ब्रोमीन पे जो NO2 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लगा है, वहां पे क्या हो जाएगा,
NSR रिएक्शन हो जाएगी। बोलो कोई डाउट नहीं है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करना बताया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे नीट से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जेईई मेंस का, भाई जेईई मेंस में तो अच्छे रहते ही है। तो अब इसमें देखो ऑप्शन, इसमें एक तो इसने क्या कर रखा है, NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा रखा है, तो ये तो नहीं आ सकता। फिर इसने दूसरे केस में मेटा और पैरा दोनों वाले पे NSR करवा दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखो, इसने ना पैरा पोजीशन वाले पे NSR रिएक्शन कराई है, तो ये सही है। और फिर इसमें क्या कर दिया, NO2 को हटाकर ही वहां पे इथोक्साइड लगा दिया, ये रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। ये नीट से थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। द रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, भाई O2 माइनस, ये F माइनस, ये Na प्लस, ये Mg2 प्लस। तो आपको पता सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक का 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या है, 8 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 10 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है, और यहाँ पे Mg में 12 प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे साइज घटेगा। तो आपको पता ना, साइज जो होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इसका है, तो इसका एटॉमिक साइज सबसे, इसका आयनिक साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बिल्कुल इसने सही लिख रखा है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये आपके हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, सबसे कम आयोडीन की। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भाई मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या लिखा है, MnBr42 माइनस FeF63 माइनस CO ऑक्जेलेट थ्राइस 3 माइनस और NiCO4 माइनस, NiCO4 सॉरी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन और उनका ये नेचर पूछा है, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। मैं जल्दी जल्दी आपको सब बता देता हूं। MnBr42 माइनस की अगर हम बात करें, आप सब अच्छे से जानते हैं, हम CRT MTS में खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे Mn2 प्लस में है, Mn2 प्लस में होगा तो इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज Br माइनस इज ए वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 4s और 4p के ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बनाएंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, एक हो गया ए वाला। बी वाला देखो, बी वाला FeF63 माइनस, इसमें आयरन बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप बोलेंगे सर Fe3 प्लस में है, तो इसमें भी पेयरिंग नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि F माइनस वीक फील्ड लिगेंड है। F माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो ये 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3d में 6 नहीं आता भाई, 5 आएगा, सॉरी 3d 6 नहीं होता इसमें, 3d 5 होता है इसमें भी, है ना। Fe2 प्लस में 3d 6 होता है, तो F माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो होना ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 4s 4p और 4d के जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4s 4p के 3 और 4d के 2, तो ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक भी रहेगा क्योंकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट सी की अगर हम बात करें, COC2O4 थ्राइस है, ये 3 माइनस कोबाल्ट है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ध्यान देना, जो ऑक्जेलेटो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन मैंने आपको बताया था कोबाल्ट 3 प्लस के केस में ऑक्जेलेटो किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी, 3d6 की जब आप पेयरिंग कराएंगे, यहाँ पे 3d6 ऐसे हो जाएगा पेयरिंग, T2G 6Eg0, यानी 1 2 3 4 5 6, ये दोनों Eg ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे। ये 4s है और ये 4p है। ठीक, ये 3d, ये 4s, ये 4p, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक स्पीसीज रहेगा। ठीक, डी की अगर हम बात करें, NiCO4, इसमें निकिल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होने वाली है। पेयरिंग होगी तो कैसे होगा, इसमें 3d कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
3d8 और 4s2 होता है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी किसमें, 3d में, यानी 3d में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, पेयरिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे 4s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ चले जाएंगे पेयरिंग करके, है ना। तो ऐसे दिखाते हैं इनको, ये वाला, ये 3d, ये 4s खाली और ये 4p, ठीक। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे मैं सीधे लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज कराया, किसी बच्चे के अगर सही से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कर सकता है। तो अब सबसे पहले देखो, एक इसके साथ मैच किया sp3 और पैरामैग्नेटिक, ए मैच कर गया 4 के साथ, Fe F6 3- ये मैच करेगा sp3d2 और पैरामैग्नेटिक के साथ। नेक्स्ट C2O4 थ्राइस 3- ये मैच करेगा पहले के साथ D2sp3 डायमैग्नेटिक, और ये मैच कर जाएगा आपका sp3 डायमैग्नेटिक, सॉरी। तो 4 4 2 1 3, 4 तो ये रहा, फिर 4 के बाद 2 तो नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 1 3, इसने उल्टा सीधा लिख लिया, ऐसा कर दो, ये 4 2 है और यहाँ पे 1 और सबसे लास्ट में 3, ये करेक्शन है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना था। आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे सोल्व करना पड़ता है तो ये सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको लिख के तो देखना पड़ेगा, ठीक। कर लेंगे भाई। ध्यान देने वाली बात बस ये थी, कोबाल्ट 3+ के केस में ऑक्सीडेटिव वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। आपको मैंने बताया है, एक तो अमोनिया और वाटर, कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। दूसरा ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव कोबाल्ट 3+ के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तीसरा, फ्लोराइड आयन जो है निकिल +4 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। और आपके बाकी जो 4d और 5d सीरीज के मेटल या मेटल आयन होते हैं, उनके केस में सारे ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। इसमें कुछ लिखना तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और अगर लिख लिया है तो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें देखो, 4 Mg2+ aqueous Ag+ aqueous converting into Ag, the correct Nernst equation is, भाई सीधी सी बात है, ये एनोड है आपका और ये कैथोड है, तो इनकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, आप ऐसे लिखोगे ना। एनोड पे कैसे लिखते हो, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, Mg सॉलिड किस में जाएगा, Mg2+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक। और वहीं कैथोड पे क्या होगा, निकिल नहीं है, Ag है, Ag+ एक्वस में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Ag सॉलिड बना लेगा। लेकिन ध्यान दो, एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कैथोड ने 1 लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एनोड, और कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसकी अगर रिएक्शन लिखोगे, जोड़ दो दोनों को, Mg सॉलिड + 2Ag+ aqueous is converting into Mg2+ aqueous + 2Ag सॉलिड, ये आ जाएगा। अब अगर नरस्ट इक्वेशन हम लिखते हैं, नरस्ट इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF log एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड की कंसंट्रेशन, और साथ में इनकी जो कंसंट्रेशन होती है बैलेंस रिएक्शन से उसकी पावर भी स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो पावर में ली जाती है एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन के। तो क्या लिख दोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 2, तो डिवाइड बाई 2F log एनोड किसका है, Mg2+ का, Mg2+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे डिवाइड बाई Ag+ की कंसंट्रेशन की पावर 2 लिख देंगे। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऐसा कोई से ऑप्शन में है क्या, ई सेल ई नोट सेल, या तो प्लस आ गया ई नोट सेल माइनस RT अपॉन 2F ln, ये आपका लोग, यहाँ पे लोग बेस ई है, ये ध्यान रखना। अगर लोग बेस 10 लिखेंगे 2.303 RT अपॉन NF लिखा जाएगा, ठीक। इसने ln लिख दिया, लोग बेस ई लिख दो, एक ही बात होती है। इसने Ag+ अपॉन Mg2+ लिखा, ये रॉन्ग हो गया, और इसने Mg2+ अपॉन Ag लिखा है लेकिन इसकी पावर 2 नहीं लिखा, ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे सिर्फ Ag+ आया है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब ऊपर वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे लॉग के जो नंबर है उसको ना उल्टा कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, ई सेल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन 2F log Ag+ की पावर 2 डिवाइड बाई Mg2+, और इसकी पावर आप लिख सकते हो पूरे की -1। अब ये जो पावर में है -1, ये आगे आएगा, और आगे आएगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस,
तो अब देखो कौन सा आंसर आ, फर्स्ट वाला आया कि नहीं आया, यही लिखा ऊपर, तो आंसर इज फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, मैंने तो आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक। आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, कुछ लिखना लिख सकते हो इसमें भी, आसान क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट इसके बाद आता है एन एलिमेंट ई हैज द आयोनेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 374 किलो जूल पर मोल, E reacts with element A, B, C and D with electron gain enthalpy values of 328, 349, 325 and 295 kilojoule per mole respectively. The correct order of products EA, EB, EC and ED in the terms of ionic character are. पता है क्या बोल रहा है, ये समझ आया आपको? बोल रहा है कोई एलिमेंट है E, उसकी आयनेशन एनर्जी कितनी है, 374 है। 374 बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई मेटल रहा होगा, ठीक। तो यहां पे बोल रहा है कि ये मेटल जो है ये इनके साथ, ये इन एलिमेंट्स के साथ जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू यहां पे दी गई है, उनके साथ क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो जो कंपाउंड बनेंगे उनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पे ये आपने देखा ये 328 वैसे माइनस में आती है वैल्यूज, है ना, ये इसने ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्लोरीन की, ये ब्रोमीन की और ये आयोडीन की है। तो अब अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड बनेगा, ऐसे बनेगा ना EF, या इसको A लिखा ना इसने, ये फ्लोरीन को ही A लिख रहा है, EF, ECl, EBr और EI। मान लीजिए आप ये बना रहे हो KF, KCl, KBr, KI, ऐसे लिख दो, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, जो भी है, ठीक। तो अब इनमें आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे जो आपका कैटायन है, कैटायन तो सब जगह सेम है, तो कैटायन से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब हम डिसाइड करेंगे एनायन से, तो एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। लेकिन सब में क्या है, हैलाइड आयन है, तो सब पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चार्ज से आप डिसाइड नहीं कर पाए। तो हम क्या बोलते हैं, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा, यानी आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे पोलराइजेशन की या यूं बोल दो हम बात करें यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आप बोलोगे फिर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का हमारा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, EF का सबसे ज्यादा, उससे कम ECl का, उससे कम EBr का, उससे कम EI का, ये आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, कर लो अब। EA सबसे ज्यादा, उससे कम EB, उससे कम EC, उससे कम ED, आंसर इज 1, ये आ जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन कहलाएगा आपका लगभग सेकंड अटेम्प्ट का, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है पहले अटेम्प्ट में करते टाइम जल्दबाजी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ही सेकंड अटेम्प्ट में ले जाओ। हाँ यार थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, जिसमें सोचना पड़े वो सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा, ठीक। बाकी आसान क्वेश्चन है, नीट 2025 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी कि भाई अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं था, एक एलिमेंट दे रखा है E, उसकी आयनेशन एंथैल्पी दे दी उसने 374, ठीक, और साथ में दे दिया ABCD, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है। बोल रहा है कि अगर EABCD के साथ यहाँ पे कंपाउंड बनाता है तो ये जो कंपाउंड बनेंगे उनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं देखते ही यहाँ पे इन वैल्यूज को देखते ही समझ गया कि ये सारे हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जब आपके कंपाउंड बनाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल रही होगी या कोई भी नॉन मेटल भी हो नहीं, तो जब ये मेटल ये E के साथ, ये जो E है ये हेलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ये कंपाउंड बनेंगे। तो इनमें पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, कैटायन पे डिपेंड करता है, एनायन पे। सब जगह कैटायन तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आप किससे करोगे, एनायन से। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा, लेकिन यहाँ तो सारे हैलाइड आयन है, सब पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर आपने देखा कि जो एनायन है, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, जिसके कारण आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का अगर ऑर्डर है तो इसका उल्टा किसका हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर का, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। ऐसे कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द p block elements are p block ions are given below, predict the one with strongest oxidizing capacity। स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आपको बतानी है। देखो, एज SRP इंक्रीज, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज, ठीक है भाई। और अगर जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी,
ज्यादा हो जाएगी। शुरू से बचपन से यही मैं आपको सिखाते आ रहा हूं। तो इसमें सबसे देखो किसकी है, I2 की है 1.26 प्लस का, और एल्यूमिनियम की माइनस का 1.66, पीबी प्लस 2 की है प्लस 1.67, और यहाँ पे SN आयन की है प्लस 1.15। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है पीबी की। तो पीबी प्लस 4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम हो जाएगी आपकी I2 की, उससे कम SN4 प्लस की, और सबसे कम होगी एल्यूमिनियम प्लस 3 की। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर। तो अब उसने पूछा मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी है, थर्ड की, यानी पीबी प्लस 4 की। आंसर इज थर्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड? A small decrease in molar conductivity is observed at infinite dilution. A small increase in molar conductivity is observed at infinite dilution. देखो मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। आपने उसमें पढ़ा ना ग्राफ, किसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाते हैं, तो आपने इक्वेशन भी पढ़ी है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस बी इंटू अंडर द रूट सी। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, डी बाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन है, डी बाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन है। ठीक, और ये इक्वेशन जो है ना, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन, सॉरी दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन आएगी, दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक, तो यहां पे ये ग्राफ बन जाता है इसका। ठीक, ये आपने ग्राफ पढ़ा भी होगा, जैसे KCl का आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। और वही एनसीईआरटी में आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एसिटिक एसिड का ग्राफ ऐसे दे रखा है, अगर आपने देखा हो, ये एसिटिक एसिड का है। ठीक, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये दोनों ग्राफ देता है, ये लिख देगा A और ये लिख देगा B, फिर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट A एंड B। A इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, B इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, या A B बोथ स्ट्रॉन्ग है, बोथ वीक है, या A वीक B स्ट्रॉन्ग है। एक तो इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं आपको CRMTS में करा चुका हूं। एक नए पैटर्न का क्वेश्चन ये जेईई मेंस में आया है, जिसने ग्राफ वाले क्वेश्चन की थियरी लिखी और थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लिया है। तो ये जेईई मेन 2025 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो क्या कर रहा है, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डी बाई हक्कल ओंसगार इक्वेशन का ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का, तो उसकी उसने थियरी लिखी और थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी नीट 2025 में अगर आता है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो देखो कैसा करना है, अब ये ग्राफ बन गया है, इसके अकॉर्डिंग ए स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ध्यान देना, ये ग्राफ जो बात कर रहा है, ये ओनली आपके व्हाइट वाले ग्राफ के लिए, यानी ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा है। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो वो क्या है, वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे होगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी में इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो बहुत ही इंक्रीज होता है, एकदम स्मॉल इंक्रीज नहीं, लार्ज इंक्रीज होता है। स्मॉल इंक्रीज, ये डिक्रीज लिख रहा था, अब इंक्रीज लिख रहा है। स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, दोनों ही रॉन्ग है, ना तो स्मॉल इंक्रीज है ना स्मॉल डिक्रीज है, बल्कि क्या है, एकदम लार्ज इंक्रीज है। किस पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। इनफाइनाइट डायल्यूशन यानी जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी घट रही है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये तीनों रॉन्ग है अभी तक तो। नेक्स्ट देखो, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, आपकी घट रही है जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ते ही एकदम कम हुई, तो शार्पली डिक्रीज हुआ है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी शार्पली डिक्रीज होती है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। भाई आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग जो थियोरेटिकल क्वेश्चन को जल्दी से कैच कर देते हैं, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट तक जा सकती है। ठीक, आगे बढ़ जाए अब क्वेश्चन नंबर 8। The reaction A2 plus B2 is converting into 2AB follows the mechanism, the overall order of the reaction। ये पहला स्टेप, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये फिर फास्ट है। तो स्लो स्टेप से मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए रेट लो लिखूंगा। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B2 हो जाएगा। लेकिन A तो हमारी मेन रिएक्शन में है ही नहीं, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शन से हटाएंगे, फर्स्ट रिएक्शन से हटाएंगे। तो फ्रॉम 1 अगर मैं लिखूं, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, A2 इज कन्वर्टिंग इनटू A प्लस A,
फर्स्ट स्टेप है, जनरली इक्विलिब्रियम पे माना जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम आप लिखोगे ए का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 की कंसंट्रेशन, और यहां से ए की कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ और A2 की पावर हाफ। तो यहाँ पे पुट इन रेट लो लिख दो, क्योंकि 1 तो आपने उस इक्वेशन को लिख लिया है। तो R विल बी इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू A2 की पावर हाफ इंटू B2, और इसको आप लिख सकते हो ये कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा k डैश A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1। तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया, हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड। ऐसा क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है, ये लगभग नीट का ही कॉपीड है। आई थिंक नीट में भी उसने A2 और A2 B2 ऐसे ही दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन कॉपीड इन JEE 2025 फ्रॉम नीट एग्जाम, और आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, देख लो डायरेक्ट क्लास नोट से आया। क्यों है क्लास नोट्स में, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है, मैंने क्लास में करा रखा आपको। ठीक, आंसर क्या आ गया इसका, आंसर 2। ये हमारा ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। तो देखो पहले 6 कार्बन बना लो, आप ऐसे बना लिया करो। कितने हो गए, ये 6 हो गए। नंबरिंग लिख दो पहले ही, 1 2 3 4 5 6। जब भी आपको ना कंपाउंड दिया है और उसका आईपीएसी कंपाउंड का आईपीएसी नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले देख लो हेक्सा मतलब 6 कार्बन लिखे। अब 6 कार्बन में क्या है, 1 और 3 पे डाई इन, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, और 5 पे आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब बची हुई वैलेंसी सारी किससे पूरी कर दो, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के। ये देखो 4 बॉन्ड होने चाहिए हर कार्बन के पास, ये हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिग्मा प्लस कितने पाई है, 1 2 और 2 4 पाई, तो टोटल कितने हो गए, 15 आ जाएगा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज 4। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, हो जाएगा इसे सोल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, कितना अच्छा वर्ड इसने लिख दिया यहाँ पे, वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट formed from the fusion of chromite or FeCr2O4 with Na2CO3 in the presence of O2 is। क्या याद आया, मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी कुछ बताया था क्या, KMnO4 K2Cr2 कुछ याद आ रहा है क्या? अरे भाई ये जो रिएक्शन है ये पहला स्टेप है क्रोमाइट और से क्या बनाने का, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का। तो Na2CO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है यहाँ पे Na2CrO4 बनेगा। इसी के कारण सॉल्यूशन येलो कलर का होता है। कैसा बनेगा, येलो सॉल्यूशन बनता है, और साथ में बनता है Fe2O3 सॉलिड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, और CO2 गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। सॉलिड है ना, नीचे जाके बैठ गया, तो वाटर में सोल्यूबल होता, तो वाटर में रहता ना सॉल्यूशन में, इनसोल्यूबल है इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो अब इसका मोलर मास कितना होगा Fe2O3 का, तो इसका मोलर मास की अगर आप बात करोगे तो देखो 2 आयरन के मॉलिक्यूल है, एक आयरन के मॉलिक्यूल का मास होता है 56, तो 2 × 56 प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो ये 112 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा। चेक करना ऑप्शन में है क्या, पहला ऑप्शन है, आंसर इज फर्स्ट। ये आपका ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हल्का सा आपको इसमें सोचना पड़ा है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, फिर रिपीट करूं। देखो JEE मेन 2025 में आ चुका है, तो नीट 2025 में आ सकता है, और मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन आए, तभी तो हमें जीत सीरीज का फायदा मिलेगा बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन 3-4 भी आ गए ना, वो कट ऑफ पे इफेक्ट डाल देंगे। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट करने वाला, water insoluble product formed from the fusion of chromite or FeCr2O4 with Na2CrO3 in presence of O2 is। देखो FeCr2O4 क्रोमाइट और Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है, एक तो आपका बनाएगा सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 जिसके कारण येलो सॉल्यूशन हो जाता है, Fe2O3 सॉलिड बनेगा जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, और CO2 गैस बनेगी। तो ये जो Fe2O3 बना है इसका आपको क्या बताना है, मोलर मास बताना है, तो कैलकुलेट कर देंगे 160 आ जाएगा।
तो ये ध्यान देने वाली बात थी कि इसने वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का मास पूछा है। ठीक, ये भी तो पूछ सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है जिसके कारण येलो सॉल्यूशन बन रहा है उसका मोलर मास बताओ। तो Na2CORO4 का बताएंगे। एन सोडियम का होता है 23, 2 इंटू 23, क्रोमियम का होता है 52 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 इंटू 16 ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम बिलो, वेलाइन, प्रोलाइन, लाइसिन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन। देखो जनरली ये याद नहीं रहते तो एनसीईआरटी उठाओ। ठीक, एनसीईआर वैसे इसमें वेलाइन है, एक तो इसेंशियल अमीनो एसिड में वेलाइन है, लाइसिन है और थ्रियोनाइन टायरोसिन है, ये 3 आएंगे। तो ACD ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है तो वो आंसर आ जाएगा, ACD पहला आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट। फिर भी आप चाहें तो एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेना कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, या एक काम करना एक पेज पे लिख देना, एक तरफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, एक तरफ इसेंशियल अमीनो एसिड, और उनमें ये भी चेक कर देना किन में आपका किन इसेंशियल अमीनो एसिड में आपका कायरल कार्बन है, कितने में नहीं है। ठीक, और ऐसे ही नॉन इसेंशियल में चेक कर लेना, जस्ट देख लेना, मैं ये नहीं कहता कि रट लेना। देखो जेईई मेन में बहुत सारी शिफ्ट होती है, एग्जामिनर को हर साल एक एक चैप्टर से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, इसलिए वो इन डेप्थ जाता है। और वैसे भी जब जेईई मेन का पेपर बनता है तो एक एक सेशन में 8-8, 10-10 शिफ्ट होते हैं। तो आप जब 8-8, 10-10 शिफ्ट का पेपर बनाएंगे, आपको सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन लेना होता है, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक से लेना होता है, तो उस केस में टॉपिक में वो इन डेप्थ चला जाता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको लग सकता है यार इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नीट में तो हमारा क्या होगा, ऐसा कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप एक बार इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से, एक बार उनको सेपरेट करके देख लेना बस। ठीक, बाकी और डेप्थ में जाना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो कि इसेंशियल अमीनो एसिड में किस में कायरल कार्बन है, किस में नहीं है, इस टाइप से। बस इतना देख लेना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई रटेगा नहीं, क्योंकि रटोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which among the following halides will generate the most stable carbocation in a nucleophilic substitution reaction? भाई आप देखो सब में काम करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो सब में काम करो, ब्रोमाइड आयन हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ, देख लो किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन गया बेंजाइल कैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये तो यहाँ पे। ठीक, और तीसरे में बना आपका ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है भैया, ये वाला। और चौथे में देखो ये है सबसे मस्त, तो इसमें 3-3 आपके फिनाइल ग्रुप है, 3-3 प्लस M ग्रुप है और ये कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? फोर्थ वाला ही तो आएगा। फोर्थ वाला आपका इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम इसमें देखो ये रेजोनेंस करेगा और 2 अल्फा H, और ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस करेगा, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, और फिर थर्ड वाला और सबसे कम फर्स्ट वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो आपसे पूछा था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, आंसर 4। ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, NaCl is statement वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, NaCl is added to the ice at 0 डिग्री सेल्सियस present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। वो बोल रहा है कि NaCl ऐड किया जाता है आइसक्रीम में ताकि भाई आइसक्रीम की मेल्टिंग इजीली ना हो, या यूं कहो 0 डिग्री सेल्सियस से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि NaCl क्या है, NaCl इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वाटर जो है आपका या आइस जो है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होनी चाहिए थी, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, यानी नेगेटिव टेम्परेचर में -0.5 पे, या सॉरी -0.5, -0.8, -1 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे मेल्ट होगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए, यूं बोल दो मेल्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें NaCl ऐड करते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू, आंसर इज 2। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट को एग्जामिनर असर्शन लिख देता
और दूसरी स्टेटमेंट को रीजन लिख देता। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आंसर आता। तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखी है और यहाँ पे बैटरी या सेल लिखा है। जैसे पहला बैटरी या सेल कौन सा है, एनोड है, एनोड आपका जिंक या मरकरी का है और कैथोड उसमें HgO प्लस कार्बन का है। तो ये कौन सा सेल होता है आपका, बोलो। ये तो वो छोटा सेल होता है ना, बटन सेल, जो आपको कैलकुलेटर में यूज करते हैं या घड़ी में यूज किया जाता है। मरकरी सेल होता है ये, क्या नेम इसका, मरकरी सेल। ये तो मरकरी सेल हो गया हमारा। किस में यूज किया जाता है ये, इसमें लिखा है हियरिंग एड्स में यूज किया जाता है। सही है बिल्कुल, तो बी मैच कर गया फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल का एग्जांपल आ गया। फ्यूल सेल मेनली कहाँ यूज किया जाता है, आपके जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस शिप्स वगैरह में लेके जाते हैं। तो अपोलो प्रोग्राम जो था उसमें पहली बार ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ले जाया गया था स्पेस में, तो ये डी मैच कर गया सेकंड के साथ। नेक्स्ट एनोड जिंक का बना है और कैथोड कार्बन का बना है। नॉर्मल घर पे जो हम सेल लाते हैं ना, जो हमारे रेडियो में ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो ये आपका सेल है। लेकिन ड्राई सेल ये होता है, ड्राई सेल एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसका आंसर मैच कर गया, ये ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इन्वर्टर बैटरीज, ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिसमें एनोड लेड का बना होता है और कैथोड आपका PbO2 का बना होता है। तो ये आपकी इन्वर्टर बैटरी आ गई, लेड स्टोरेज बैटरी, जो सेकेंडरी बैटरी है जो चार्जेबल होती है, ठीक। अब बताओ भाई, कर गया मैच कौन सा किसके साथ, ये मैच कर गया 4 के साथ। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। नीट 2025 में आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि जेई मेन 2025 में आ चुका है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नीट 2025 एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि जेई मेन 2025 में आ चुका है और काफी टाइम से एग्जाम में आपके सेल्स पे, जो आपका लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी में थियोरेटिकल पार्ट दिया गया है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल, वहां से क्वेश्चन ही आया है और ये पूरा मैच द कॉलम आपका वहीं से लिया गया है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसने एप्लीकेशंस लिख रखी है, यहाँ पे बैटरी या सेल लिख रखे हैं। तो ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल यूज करते हैं, ड्राई सेल, जिसमें एनोड जिंक का बना होता है, कैथोड कार्बन का बना होता है। हियरिंग एड्स, इसमें मरकरी सेल यूज किया जाता है। मरकरी सेल में एनोड बना होता है जिंक मरकरी अमलगम का और कैथोड बना होता है HgO प्लस कार्बन का। इन्वर्टर बैटरीज में लेड स्टोरेज बैटरी यूज की जाती है जिसमें एनोड लेड का होता है और कैथोड PbO2 का होता है। अपोलो स्पेसशिप प्रोग्राम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया गया था। तो ऐसे मैच द कॉलम आप आराम से कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, O2 गैस भी विल बी इवॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। देखो मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड पे एक्वस सॉल्यूशन जब भी लिए जाते हैं, रिडक्शन किसका होगा, अगर आपके फर्स्ट ए, सेकंड ए या एल्यूमिनियम 3+ कैटायन है, ये कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहते, तो इनके कंपैरिजन में कौन रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा और कैथोड पे H2 गैस बनेगी। और अगर यहाँ पे D एंड P ब्लॉक कैटायन है, D एंड P ब्लॉक कैटायन है, जैसे अगर हम बात करें Ag+ हो गया, निकिल 2+ है, कॉपर 2+ है, या आयरन 2+, आयरन 3+, जिंक 2+, Pb2+, SN4 2+ एटसेट्रा, ये सब है, तो इनकी वाटर से रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। देखो अगर एनायन आपके Cl- Br- या I- है, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो वाटर से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, तो Cl2 बनेगा, Br2 बनेगा, I2 बनेगा, है ना। और अगर आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट एक्स्ट्रा एटसेट्रा ऐसे एनायन दिए गए हैं, तो इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम नहीं होती, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ये सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपका वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनोड पे O2 गैस मिलेगी। तो ये भी एनोड पे मिलता है। तो अब उसने क्या पूछा, देखो अब यहां से क्वेश्चन कर सकते हो आप, इससे इलेक्ट्रोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कभी भी आपको एक्वस सोल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन दिया जाए, ओनली इससे सोल्व कर सकते हो,
ठीक, यहां से मेटल कैटायन उठाओ, यहाँ एनायन बनाओ, सोल्ट बन गया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना दो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, वाटर, H2 गैस बनेगी, एनोड पे Cl- ऑक्सीडाइज होगा, Cl2 बनेगी। ऐसे ही एक्वस CuSO4 दे दे तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पे सल्फेट की बजाय वाटर ऑक्सीडाइज होगा और O2 गैस बनेगी। एक्वस AgCl दे दिया, एक्वस AgCl में क्या होगा, Ag बनेगा कैथोड पे और Cl2 गैस एनोड पे। वहीं एक्वस AgNO3 दे दिया तो Ag कैथोड पे और O2 गैस आपका एनोड पे। ऐसे आ जाएगा, कर लेंगे ना भाई। ठीक, तो यहाँ से सोल्ट कैटायन एनायन उठा के आप मैच द कॉलम कराते रहना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे सरदारों के नेम होते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे हर, नव, है ना, लव, मन, है ना, और इधर लगाते हैं प्रीत, दीप, जीत, नीत, मीत, है ना, इस टाइप से होते हैं। ठीक, तो अब देखो इनके नाम कैसे होते हैं सरदारों के, हर प्रीत, हर दीप, हर जीत, हर नीत, हर मीत। ठीक, नवप्रीत, नवदीप, नवजीत, नवनीत, नवमीत, लव प्रीत, लव दीप, लव जीत, लव नीत, लव मीत, है ना, मन दीप, मन प्रीत, मन जीत, मन नीत, मन मीत, इस टाइप से। और ये हो गए लड़कों के नाम, है ना, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। और लड़कों के जितने नाम बने हैं उनके आगे कोर लगा दो, लड़कियों के नाम हो जाएंगे। तो ऐसे सरदारों के नाम बनते हैं ना सिखों में। ठीक, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो कितनी एडवांस कौम है, उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, नाम अपने तो हम ढूंढते रहते हैं कि नाम क्या होगा भाई, क्या रखे, ऐसा वैसा 100 नाम ढूंढते हैं। तो इनके सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ हमने, है ना, प्रीफिक्स सफिक्स दे रखे हैं। आप यहाँ से अपना नेम सेलेक्ट कर दें, जो भी प्रीफिक्स फिक्स आपको पसंद आता है, और लड़की का है तो उसके आगे कोर लगा दें, बन गया सिख नेम। ठीक, तो वैसे ही आप यहाँ से कैटायन उठाएं, वहां से एनायन उठाएं, अपना सोल्ट बनाएं, एक्वा सोल्ट बनाएं, और उसमें क्या करेंगे आप प्रोडक्ट बता देंगे इलेक्ट्रोलिसिस का क्या बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मान लीजिए कोई आपको बोल दे एक्वा NiCl2 आप बताओ, तो निकिल डिपॉजिट होगा कैथोड पे और Cl- की बजाय Cl ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। ठीक, ऐसे कोई आपको बोल दे K2SO4 का बताओ, तो पोटेशियम की बजाय वाटर रिड्यूस होगा कैथोड पे, H2 गैस बनेगी, और सल्फेट की बजाय वाटर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, O2 बनेगी। तो H2 एंड O2 एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब इसमें आ जाओ यार, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखो जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो उसको ना हम मेटल इलेक्ट्रोड पे नहीं बल्कि इनर्ट इलेक्ट्रोड पे क्या कराते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड पे लिबरेट कराते हैं। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, सिल्वर इलेक्ट्रोड पे नहीं। नेक्स्ट, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 जब हम लेंगे तो Ag कैथोड पे जाएगा और एनोड पे जाएगा O2 गैस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये सही है, इनर्ट इलेक्ट्रोड पे होगा, तो बी वाला सही है। नेक्स्ट, डाइल्यूट H2SO4 ऑफ यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो कैथोड पे तो H+ आयन या वाटर भी खुद रिड्यूस होकर H2 गैस देगा, और डाइल्यूट H2SO4 में सल्फेट आयन्स होंगे, सल्फेट आयन की संख्या कम होगी तो वहां पे वाटर ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और O2 गैस बनेगी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो हाई कंसंट्रेशन में इसमें वाटर कम होता है, और वाटर कम होता है तो वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा एनोड पे, सल्फेट आयन का ही ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो कर देंगे बी एंड सी, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1। ये भी हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, और इसमें आपको ये सोल्व ट्रिक जो मैंने सिखाया है, ये लिखना चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन जल्दी से लिखना है। कर लिया भाई नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्ररी प्रिसीजन द लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम किसी मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ये हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा पढ़ो, if the uncertainty in the measurement of position and uncertainty in measurement of momentum are equal for an electron, the uncertainty in measurement of velocity is greater than equal to under the root h upon 4 pi into 1 upon 2m। तो ये अपने को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। वो बोल रहा है अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजिशन जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो जाए, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m डेल्टा v हो जाए, ये लिखा है। तो अब देखो सोल्व करके देखते हैं। हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यही तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में है। तो अब इसमें डेल्टा एक्स को भी m डेल्टा वी रख दो
और डेल्टा पी भी आपका एम डेल्टा वी हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, इट शुड बी, इनका प्रोडक्ट जो है वो एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब आप लिखोगे डेल्टा वी का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन पाई, ये अंडर द रूट आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और m स्क्वायर का m, तो इंटू 1 अपॉन 2m। यही लिखा है क्या? यही लिखा है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। और ये वाला जो है ना, ये वाला जो रिलेशन है, ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में एक बार आ चुका है। जेईई मेंस ने क्या किया, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया। ठीक, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। और अगर आपको बिना सोल्व करे याद है, ठीक, या जल्दी सोल्व कर देते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 17, which one of the following reaction sequence will give an azodie? एजोडाई कौन बनाएंगे? जहां पे डाइजोनियम सोल्ट बनता है। तो डाइजोनियम सोल्ट कहां बनेगा? देखो पहली रिएक्शन में ही बनेगा। इसमें क्या दिया गया है, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन दी गई है, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन दी गई। पहला SN प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, NaNO2 HCl के साथ कराएंगे, आप जानते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, और फिर जब इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थोल के साथ कराएंगे, बीटा नेप्थोल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये आप जानते हो क्या होता है। बीटा नेप्थोल आपका कैसा नजर आता है? बीटा नेप्थोल आपका कुछ ऐसा नजर आता ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये हमारा बीटा नेप्थोल होता है। ठीक, तो अब बीटा नेप्थोल में कहां जुड़ेगा ये? देखो इसके ना, ये प्लस एम ग्रुप का काम करेगा, और प्लस एम ग्रुप का काम करेगा या तो ये ऑर्थो पे जुड़े या पैरा पे जुड़े। ठीक, तो ये इसकी दो ऑर्थो पोजीशन है। ठीक, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ये ESR रिएक्शन होती है। ये इसकी पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड हो गई, तो पैरा पोजीशन पे तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है। तो इन दोनों में कहां होता है? यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे OH का भी प्लस एम ग्रुप काम कर रहा है, इसके पैरेलल यहां पे ये आपका बेंजीन का भी प्लस एम यहां पे काम करेगा। तो आप इसको ऐसे जोड़ के दिखाते हैं। देखो ये अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ देंगे। देखो मैं उसको ऐसा ही लिख लेता हूं, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये OH और यहां पे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये आपकी बन जाएगी ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई। सबसे पहले एक क्वेश्चन IIT एडवांस ने पूछा था, IIT एडवांस में एक क्वेश्चन आया था। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपके NCERT में नहीं है, बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन आपके NCERT में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है। ठीक, आपको भी याद करना है, ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। तो पहला आंसर इसका क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया? पहला ही आएगा। उसने एजो डाई पूछा था किसमें बनेगा, तो ऑरेंज रेड डाई इसमें बन रही है। दूसरे क्वेश्चन में सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ, ऐसी तो कोई रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी ही नहीं है, तो उसको हम देखे भी ना। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे ये साइनोबेंजीन की 70% H2SO4 के साथ, पहले तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड की PCl5 के साथ कराओगे, ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा। फिर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड की ये एनिलीन के साथ कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, इसका एनिलीन का H प्लस चला जाएगा और उसका क्लोरीन चला जाएगा, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई डाई, यहाँ पे एजो डाई नहीं बन रहा है। इसमें इसकी HClNH2 के साथ NaNO2 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये जो है ये इजीली ये ESR रिएक्शन यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे एजो डाई नहीं बनती। एजो डाई कौन बनाते हैं? जैसे आपका फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, या आपका ये बीटा नेप्थोल है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो एजो डाई बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट का नहीं है, ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको याद नहीं है एक बार रिएक्शन वीडियो पॉज करके ये रिएक्शन जरूर दिखो, ये पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसका कलर भी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रेड डाई। और जो बीटा नेप्थोल है इनके स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, फास्ट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया भाई नोट? इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट अमंग लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। ये बोल रहा है कि इनमें से जिसका साइज सबसे छोटा है वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले देखो लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, ये आपके कौन से पीरियड के एलिमेंट है? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। इनके अगर साइज की बात करें, इनके तीनों के साइज की बात करें, आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा। फिर बाकी जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड वालों का साइज सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होगा, और इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज तो घटेगा। सोडियम का सबसे बड़ा, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकंड वाले इनके पीछे आ जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? स्मॉलेस्ट लिस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी है? ये आपकी बोरोन की लिस्ट एटॉमिक रेडियस है, लिस्ट एटॉमिक रेडियस है। तो अब लिस्ट एटॉमिक रेडियस वाला ऑक्साइड कैसे बनाएगा? बोरोन आपको पता कैसा ऑक्साइड बनाता है? B2O3 टाइप, और इसमें आप लिख दोगे ये बनाएगा A2O3 टाइप ऑक्साइड, है ना? A2O3 टाइप ऑक्साइड, यानी आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ जाए नीट 2025 में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बोल रहा है द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट अमंग लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा इसमें एटॉमिक साइज सबसे छोटा किसका है। देखो ये तीनों क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड वालों से बड़े रहेंगे। और सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम और बोरोन दिया है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा। तो बोरोन सबसे छोटा हो गया। बोरोन सबसे छोटा होगा तो ये किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है? B2O3। तो B2O3 ऑक्साइड क्या है? A2O3 टाइप का ऑक्साइड है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। असल में सही पूछा जाए, ये आपसे क्या पूछना, असल में सही देखा जाए, ये पूछना चाहता था आपसे कि आपको एटॉमिक रेडियस बताना आता है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, क्या आपको इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड पता है कि किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे? जैसे ये Na2O बनाएगा, ये MgO बनाएगा, ये Al2O3 टाइप बनाएगा, ये Li2O टाइप बनाएगा, ये BeO, ये B2O3 टाइप बनाएगा। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। which one of the following with HBr will give a phenol? फिनोल बताओ भाई कौन देगा? पहला अगर आप देखो, पहले में इसने क्या कर रखा है? अच्छा मैं इस पे भी बता देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना है यार, दिखने में आप समझदार हो सब। देखो यहाँ पे इधर अगर हम देखें, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सॉरी ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, तो ये मिथाइल ग्रुप, ये प्राइमरी कार्बन। तो मिथाइल ग्रुप भी आपका SN2 देता है और प्राइमरी कार्बन भी SN2 देता है। तो मिथाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उस तरफ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आपका Br आएगा और ये H आ जाएगा, यहाँ पे आपका Br आएगा, ये H आ जाएगा। तो एक ही कार्बन में जब दो OH आ जाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH2, ये CHO, एक कार्बन में दो OH है, पानी निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस साथ में 2 मोल आपके मिथाइल ब्रोमाइड के बन जाएंगे। इसका अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आपका H और ये Br ऐसे टूट जाएगा। ठीक, ये H और Br ऐसे टूटेगा क्या? नहीं, गलत तोड़ दिया मैंने। ये बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा, इस बार इस तरफ से क्यों टूटेगा? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ Br आएगा और यहाँ H, तो ये मिथेनॉल बन गया, इसका मिथेनॉल बन गया, साथ में क्या बन गया आपका? ये बन गया फिनाइल मैग्नीज, ये सॉरी ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक, और इसमें देखो, इसमें क्या है? ये इधर टर्सरी कार्बन और इधर बेंजाइल केटायन है। ठीक, तो बेंजाइल केटायन से भी बॉन्ड टूट सकता है, इधर से भी बॉन्ड टूट सकता है, दोनों तरफ से टूट सकता है। तो SN1 का रेट इस तरफ ज्यादा होता है, तो हम इसको ऐसा तोड़ना प्रीफर करेंगे, और ये बन जाएगा आपका CH2OH प्लस CH3Br। ठीक, फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड अब इधर से नहीं टूटेगा, क्योंकि इधर ये रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, H और Br। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका फिनोल प्लस मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसने यही पूछा था कि फिनोल किस में बनेगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपके ईथर की NSR का अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना, आंसर 2। और ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है कम से कम, क्योंकि एक एक रिएक्शन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। अब है लास्ट क्वेश्चन। In the sulfur estimation, 0.2 gram of a pure organic compound gave 0.40 gram of barium sulfate. The percentage of barium sulfate in the compound. देखो आप जानते हो बेरियम सल्फेट जो है इसका मास होता है 233 ग्राम, ठीक, पर मोल, 233 ग्राम पर मोल, और इसके एक मोल में 32 ग्राम सल्फर होता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? 233 ग्राम BSO4 कंटेन्स कितना? 32 ग्राम सल्फर, और 1 ग्राम BSO4 कंटेन्स 32 बाई 233 ग्राम सल्फर।
अब यहां पे अगर बात करें, जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फर बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट किया तो कितना बेरियम सल्फेट मिला है, ये आपको 0.40 ग्राम बेरियम सल्फेट मिला है। तो 0.40 ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेन 32 डिवाइड बाई 233 गुणा में 0.4 ग्राम सल्फर। अब ये जो सल्फर की मास है, तो यहां से परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.2 इंटू में 100। ये क्वेश्चन सोल्व करना था। कैसे होगा, ये 2 पे कट गया, ठीक। अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो, लगभग ये जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा और 2 6 जा 116.5 आ जाएगा। और इसको अगर सोल्व करें, ये किस पे जा सकता है, ये नहीं कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये 32/116 आ गया, ये 8 पे कैंसिल हो सकता है ना, 8 पे नहीं 4 पे तो जा ही सकता है, 29 पे गया, ये 29 पे गया अप्रोक्स, है ना, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 36 और ये 4 8 पे। तो ये परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 29, 800 डिवाइड बाई 29। अब 29 से डिवाइड करो 800 को, यार इसको मैं ऐसा लिख दूं जल्दी सोल्व करने के लिए, 800/30, ये जीरो कैंसिल कर दो, तो लगभग ये 27 3 जा 81 होता है, 27% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि नीचे आपने थोड़ा सा बढ़ाया है ना, तो थोड़ी सी वैल्यू कम आ रही, तो 27% के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ये इसका 27% आ गया, ऑप्शन है नहीं इसमें क्योंकि ये इंटीजर टाइप था, आंसर 27% ही है अप्रोक्स आपका, ठीक। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि आसान जरूर है बट कैलकुलेशन तो है ही, ठीक। देखो मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं करा, मैंने आपको सिंपल सिखाया है भाई, BSO4 अगर एक मोल में था 233 ग्राम होता है, जिसमें 32 ग्राम सल्फर है, तो हम लिखेंगे 233 ग्राम BSO4 कंटेन 32 ग्राम सल्फर, 1 ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेन 32/233 ग्राम सल्फर, और कितना बेरियम सल्फेट मिला 0.40 में कितना होगा 32 डिवाइड बाई 233 इंटू में 0.40 ग्राम सल्फर। तो सल्फर का मास आ गया, इसको आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दिया, गुना में 100 कर दिया, परसेंटेज ऑफ सल्फर आ गया, ठीक है भाई। तो ये थे आपके जीत सीरीज के 5th सेशन का वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, 1-2 अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, नीट से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिले हैं, नीट के जैसे भी 1-2 क्वेश्चन थे, नीट से आसान भी थे। लेकिन ये क्या है कि जरूरी है कि हम सीखें जेईई मेंस में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ऐसा नीट में आता है तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था, नीट 2025 एग्जाम के लिए जितने एफर्ट मैंने लगाए हैं, आज तक मैंने अपने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी लगाया है। 10 साल हो गए मुझे कोटा में केमिस्ट्री पढ़ाते हुए नीट एस्पिरेंट को, और इन 10 सालों में सबसे ज्यादा एफर्ट मैं नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए लगा रहा हूं। पहले मैंने आपके लिए रिवीजन वीडियो अपलोड किए, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए, CRMTS टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए। मैं आपके लिए 90 शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं, डेली 3 शॉर्ट आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं, और उनमें से 1-2 क्वेश्चन जेईई मेन 2025 के अप्रैल सेशन में भी आया है, आप देखना आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद ये जीत सीरीज हम कर रहे हैं, जिसमें जेईई मेन 2025 के अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हम नीट 2025 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा एफर्ट मैं पता क्यों लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप में से हर बच्चा केमिस्ट्री में इस बार 160 प्लस स्कोर के साथ अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 180 आउट ऑफ 180 करके आना है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी बच्चे का 160 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नीट एग्जाम में रिजल्ट आना तो तय है, ठीक है भाई। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपने फ्रेंड्स के साथ एक ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें कि नीट 2026 एग्जाम के लिए मैंने बीवाइज क्लासेस ऐप पे रिसेंटली केमिस्ट्री का चैंपियन बैच लॉन्च किया है, जिसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूं, और सारे कोटा क्लासरूम के लेक्चर बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास में कवर की जा रही है, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में कवर हो रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट एग्जाम्पल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन भी हम क्लास में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। साथ में मैं बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, एग्जाम अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, ये सिखा रहा हूं।
क्लास में ही हम रिवीजन कर रहे हैं। यानी चैंपियन बैच नीट 2026 का चैंपियन बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएं, चैंपियन बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई कर दें। ये चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मेरी तरफ से इस वीक में 4000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। जो बच्चे नीट 2026 के लिए बीवाइज क्लासेस का ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं हमारी क्लास स्टार्ट होगी मई के लास्ट वीक में, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर कोटा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा में नहीं आ सकते वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके। जो बच्चे 5th में से पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको फी में स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाने के लिए आज ही आप इस नंबर पे कॉल करें और नीट 2026 के लिए ऑफलाइन कोटा क्लासरूम प्रोग्राम के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो बच्चे चैंपियन बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट 2026 एग्जाम के लिए चैंपियन बैच ज्वाइन करेंगे जहां पे कोटा क्लासरूम के ही लेक्चर आपको मिल रहे हैं, तो नीट 2026 के लिए जब मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा उसके लेक्चर भी आपको चैंपियन बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। अलग से आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाऊंगा। कोशिश ये होगी कि नीट 2025 से भी ज्यादा एफर्ट 2026 के लिए लगाए जाए, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाए, और ज्यादा अच्छे डॉक्टर हमारे देश के लिए बनाए जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरा साथ देंगे। तो जो भी बैच मैं आपके लिए ला रहा हूं इनको अच्छे से फॉलो करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन, मेरा एनर्जी लेवल बना रहे और मैं आपकी एग्जाम तक अच्छे से हेल्प करता रहूं। आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट भी बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच।